सपने तो सारे लोग देखते हैं। कुछ लोग सोते हुए तो कुछ लोग जागते हुए। एक सपना होता है बिना मेहनत की नींद वाला, तो दूसरा सपना होता है बिना नींद के मेहनत वाला। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जिन्होंने अपने देखे हुए सपने को कंटिन्यूअसली उसको परसीव करते हुए अचीव कर लिया। सो हेलो विजर्स, स्वागत है आपका इस प्यारे से सेशन में जिसमें हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनको आप सभी लोग विलेज गर्ल सोनी के नाम से जानते हैं। तो मैम, स्वागत है आपके इस सेशन में। मैम, हमने काफ़ी सुना है आपके प्रिपरेशन के फेज़ के बारे में। आपने 8 साल तक प्रिपरेशन किया था, तो इस 8 साल के लंबे से समय में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको कंटिन्यूसली बता रही थी कि नहीं, इस बार नहीं अगली बार मुझे ये सपना पूरा करना ही करना है? सर, जैसे कि स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो मेरा बेसिक कमज़ोर था। मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, क्वांट भी नहीं आती थी, रीजनिंग भी नहीं आती थी, ओके। बिल्कुल ना के बराबर। तो ये तो मेरा शुरू से था कि मेरा 1 साल में तो सिलेक्शन नहीं होगा, 2 साल भी में नहीं होगा, 3 साल में भी नहीं होने वाला है। तो मुझे था कि मुझे लंबा वक़्त लगेगा, लेकिन ये नहीं था कि पूरा 8 साल लग जाएगा। ओके। तो सीखते-सीखते लग गए 8 साल। फिर मैं जभी भी फ़ेल होती थी, तो मैं पीछे मुड़ के देखती थी कि अगर मैंने 4 साल, 3 साल अपने इन्वेस्ट किए हैं, अगर मैं अभी यहाँ गिव अप कर दूँगी तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का क्या? उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा हुआ? तो यही जो इन्वेस्टमेंट थी ना, जो एक था कि मैंने सबके अगेंस्ट में जाके कोई चीज़ स्टार्ट की, तो मुझे वो कंप्लीट करना है। मेरा होता है कि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है, तो उसको अंत तक करो। तो यही था मेरा कि अंत मुझे नहीं पता कि अंत मेरा कैसा होगा, लेकिन एट लास्ट जब तक मेरी एज है, जब तक मैं प्रयास करूँगी। बहुत बढ़िया मैम, आपने एफर्ट्स नहीं छोड़े। हाँ। पर इस पूरी जर्नी में मैम ऐसा हुआ होगा ना कि पहला रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने कैसे कैसे अपने मन को समझा लिया कि हाँ चल अभी ठीक है, अगली बार करते हैं? तो जब ऐसा 1 2 3 ऐसे बैक टू बैक आपको पता चल रहा था कि नहीं यार, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस स्टेज पर आपका क्या माइंडसेट होता था? बोलते बोलते आपने एक और छोटी चीज़ कही कि सबके अगेंस्ट में जाके आपने डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रिजल्ट्स उनको बोलने का मौका भी देते होंगे। तो ये सब सिचुएशन में आपने अपने आप को कैसे संभाला और फिर वहां से बाउंस बैक कैसे किया आपने? सर, जब भी हमें लंबा समय लगता है तो हमें बेशर्म बनना पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने जाके रिजल्ट बताया और उनका रिएक्शन क्या आया और उसका आप सोचने लगोगे ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले तो बेशर्म बनो कि अगर फेलियर नहीं हुआ तो जाके बोलो कि मेरा नहीं हुआ रिजल्ट, सीधी-सी बात है। और खुद से फिर बोलो कि आखिर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? कोई ना कोई कारण होगा। उस कारण को ढूँढो, उस कारण पे काम करो। और यही है कि मैंने वही तरीका आज़माया, बेशर्मों की तरह तैयारी करती रही। चाहे किसी ने कुछ भी बोला, मैंने अपने टारगेट पे ही फ़ोकस रखा है। मैम, ऐसे 1 2 इंसिडेंसेस बता सकते हो आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी में कि जहाँ पर आपको लगा हो कि नहीं यार, अब बस छोड़ देते हैं? क्योंकि एक स्टेज पर आके ऐसा होता है कि ताने इतने हो जाते कि हम उनको सहन नहीं कर पाते। तो कोई ऐसा फेज आया था आपके प्रिपरेशन में? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि जब तक मेरे पास समय है, जब तक मेरे पास वक़्त है, मैं करूँगी। छोड़ने का कभी मैंने नहीं सोचा। तो अभी तक की मैम की बातों से आपको समझ में आ ही गया होगा कि सक्सेस पाने की ख्वाहिश रखना आसान होता है, पर उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है, तब जाके आप वो सक्सेस पा लेते हो। तो सपनों को पूरा करने की चाहत रखने वाले लोग अक्सर समंदर पे भी पत्थर का पुल बनाया करते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी। और ये डिटर्मिनेशन, ये जज्बा जब तक आपके पास नहीं आता है तब तक आपके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। तो चलिए मैम से ज़रा आगे की बात करते हैं। तो मैम, आपने मतलब अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन के पहले जाते हैं, आपने ग्रेजुएशन क्या किया था और आपने इस सब फेज़ में डिसाइड कब किया कि हाँ, मुझे बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए ही तैयारी करनी हाँ सर, मैंने बीसीए किया है डिस्टेंस से। है? ओके। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ऐसे मेरे गांव के बाद मतलब 5 किलोमीटर के अंदर में एक ब्रांच है पीएनबी की, वहाँ पर मैं गई थी तो अपना अकाउंट खुलवाने। तो मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए, ओके। है ना, वो सीट मेरी होनी चाहिए। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया।
ओके, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो प्रिपरेशन में जैसे शुरुआत में कहा कि आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं आता था, तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो हर एक सब्जेक्ट में आपको कुछ परेशानियाँ आई होंगी, उन परेशानियों को आपने कैसे ओवरकम किया? सर, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी क्वांट ऐसी थी कि मुझे टेबल 9 के बाद याद ही नहीं थे। ओके। इसके बाद इंग्लिश मेरी ऐसी थी कि राम जाता है का भी आप ट्रांसलेशन पूछोगे तो उस समय मुझे नहीं आता था। तो इस तरह की मेरी थी, तो मुझे पता था कि मेरा तो सब्जेक्ट कमज़ोर है। तो मैंने जब पहली बार एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे इंग्लिश में मेरे मात्र 1 नंबर आए थे। ओके। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मेरा हिम्मत जवाब दिया कि ये कौन से रास्ते पे मैं आ गई। ये सेक्टर शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट आती है, आप देखोगे तो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोड़ना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैंने क्या किया कि कमियों पे काम किया, मैंने क्वांट से स्टार्ट किया, फिर रीज़निंग से स्टार्ट किया, फिर इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने मल्टीपल उसको पढ़ा, एक-एक चैप्टर को, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, तो मैंने टाइम एंड वर्क को 10 बार, 15 बार, 20 बार, यहाँ तक कि सर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक-एक चैप्टर 50-50 बार पढ़े हैं। और आप मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आखिरकार 50 बार क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी क्लियर नहीं होता है। और मुझे थोड़ा-सा भूलने का भी इश्यू है, मैं चीज़ों को जल्दी भूल जाती हूँ। तो मैं पढ़ती थी, फिर भूल जाती थी, फिर पढ़ती थी, फिर भूल जाती थी। तो मुझे लगा कि अब इसका क्या उपाय है? तो मैंने सोचा कि चलो भूलेंगे, कोई बात नहीं है, इसको मल्टीपल रिवीजन करते हैं। तो मैंने मल्टीपल रिवीजन किया। हर दिन टारगेट बनाया कि आज मुझे 12 और 13 का टेबल याद करना है। सुबह जगी, 10-15 मिनट 13 का टेबल लिख लिया और पूरे दिन रिकॉल करते रही कि 12 तिया कितना होता है, 13 छक्का कितना होता है, 13 सत्ते कितना होता है। और ये रिकॉलिंग कब किया? जब मैं फ्री होती थी, जब मैं खाना खा रही हूँ या फिर कहीं बैठी हूँ फ्री में, तो सुबह में जो पढ़ी वो मैं रिकॉल करती थी, पूरे दिन रिपीट करती थी। तो ऐसे मैंने टेबल याद किया। वोकैब का भी यही था, जैसे मैंने बोला सर कि इंग्लिश में मेरे 1 नंबर आए थे। एक दिन ऐसा आया कि मेरे इंग्लिश में 30 नंबर आए हैं क्या सर। बात! और यहाँ तक कि मेंस में मेरे 40 में 36-37 मार्क्स तक मैं लेके गई हूँ। क्या तो बात है! इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले बच्चे क्या होता है कि डायरेक्ट एडिटोरियल पे जंप कर यस, जाते हैं। यस। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने इंटरेस्ट को जगाया अंग्रेजी में। जैसे कि मैं डायरेक्ट एडिटोरियल पढ़ने लगूँ तो कहीं न कहीं मन भाग जाता है। तो यस। सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट लाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने सबसे पहले सर एक डेली हंट करके ऐप आता है। तो उसमें सर बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आते रहती हैं। तो और वो ईज़ी होता है पढ़ने में, तो वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। 15 दिन, 20 दिन पढ़ा, उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। इसके बाद मैं एडिटोरियल पे गई और जो भी एडिटोरियल में मुझे वोकैब नहीं आता था, उसको मैं कॉपी करती थी और गूगल में जाकर टेस्ट करती थी। तो ऐसे ही हुआ था कि अगर मैं एडिटोरियल पढ़ रही हूँ, तो 15 वोकैब ऐसे डेली मुझे मिल जाते थे। तो सोने के पहले मैं रिकॉल करती थी कि सुबह में मैंने आज एडिटोरियल पढ़ा था, आज कौन-कौन सा वोकैब मुझे नहीं आया था। तो 15 में से 6-7 मुझे रिकॉल हो जाते थे, बाकी के जो होते थे फिर मैं अगले दिन रिकॉल करती थी। और एडिटोरियल में ऐसा होता है सर कि आपने वोकैब आज पढ़ा, वो वोकैब आपका 2-3 दिन में 2-4 ज़रूर रिपीट होते हैं। तो ऐसे करते-करते मेरे वोकैब अच्छे हुए और रीजनिंग के लिए सर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की। और रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंग्लिश में पढ़ने के कारण मेरे, जैसे एडिटोरियल पढ़ने के कारण मेरे क्लोस्टेज अच्छे हो गए, फिलर्स अच्छे हो गए, एरर डिटेक्शन अच्छी हो गई। तो ऐसे-ऐसे मैंने सर अपनी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग की। और रीजनिंग के लिए सर बहुत सारा क्विज़ लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, बुक से कॉन्सेप्ट सीखा। ओके, तो बेसिकली जो आपके अंदर से आ रहा था कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, उस आपकी एक चाहत ने आपको ये आगे के रास्ते दिखा दिया। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये प्रिपरेशन के फेज़ के टाइम पे ये होता है ना कि ये सब्जेक्ट से तो सारे लोग जूझ रहे होते हैं। पर उस टाइम पे मतलब जब रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, तो आपके फैमिली का सपोर्ट आपको कैसा था? फैमिली सर तो बोलेंगी ना, मान लीजिए सर आप 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 50-50 बार फेल होंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? तो ऐसा मेरे साथ भी था कि फैमिली थोड़ा-सा अगेंस्ट हो गई थी। हाँ, लेकिन मुझे था कि चाहे कोई भी अगेंस्ट हो जाए, मुझे अपने साथ रहना है ना? क्या तो बात! मैंने अपना साथ निभाए रखा। मैंने हमेशा खुद से पूछा कि तुम्हें
कर सकती हो कि नहीं, तुम्हें क्या करना है? अगर मैं गिव अप कर भी दूँगी तो उससे फ़ायदा क्या है? हुँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, गिव अप तो नहीं करेंगे, चाहे फैमिली हुँ, अगेंस्ट जाए, चाहे समाज अगेंस्ट जाए, चाहे दुनिया वाले अगेंस्ट जाए, मुझे अपने टारगेट पे फ़ोकस रखना है, क्योंकि जब तक मतलब होता है ना कि अंदर से एक होता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना कि क्या तुमने अपना दिया हुँ, 100%, क्या हुँ, तुमने हुँ, अंत हुँ। तक ट्राई किया? कम से कम मैं विफल हो जाऊँगी तो कम से कम वो पॉज़िटिव में तो आंसर आएगा कि सोनी तुम हार भी गई, लेकिन तुमने मेहनत किया, यस, मेहनत करके हारी। यस। तो फैमिली बाद में सपोर्ट उन्होंने भी, सबने छोड़ दिया था। तो फिर मतलब अभी सब लोग अगेंस्ट हो गए थे एक फेज़ पर आपके कि हाँ, हाँ। नहीं मतलब बस अब बस हो गया। हाँ। पर उन्हीं लोगों का रिएक्शन कैसा था जब आपका सिलेक्शन हुआ? तो जब ये ज़रा जानना चाहेंगे। सर, जब आप असफल रहते हो तो सब लोग आपके अगेंस्ट में रहते हैं। जब आप सफल हो जाते हो तो सब लोग आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि आप लाख कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपके पास अगर सफलता नहीं है तो आप बिल्कुल भी आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, आपको एग्ज़ैक्टली, कुछ भी नहीं आता यस। है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हो यानी कि आपने मेहनत की है। तो यस, वही है सर कि आप भले ही चाहे अपना 8 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, आपने भरपूर अपनी मेहनत दी है, लेकिन अगर आप असफल हो जाते हो सर ना, तो आपको लोग बोलेंगे कि नहीं, इसने मेहनत मेहनत नहीं नहीं की। की। लेकिन सफल हो जाओगे तो जिन्होंने आपको नेगेटिव बोला होगा, वही आके बगल में आपको बोलेंगे कि मैंने ही इसको सपोर्ट किया था। तो बेसिकली वही। वो सफलता अपनी पूरी एक जर्नी का जस्टिफिकेशन है। हाँ। तो अभी तक जितनी भी कहानी आप लोगों ने सुनी है मैम की, तो इस कहानी से आपको एक चीज़ ज़रूर जानने को मिली होंगी कि जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, तब तक वो जो बोझ होता है ना, वो आपको अकेले को ढोना पड़ता है और आप कब तक उस बोझ को झेलने के लिए काबिल हो, ये डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में आप सफल बनोगे कि नहीं बनोगे। तो इस टाइम को लेकर ही मैम मेरा अगला सवाल है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ना, मैंने प्रिपरेशन चालू किया, 6 महीने तैयारी की, सिलेक्शन हो गया, 1 साल में सिलेक्शन हो गया। तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वाकई में इतने टाइम तक किसी एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए? इतना लंबा समय, हम्म, मतलब इतना लंबा हम्म, समय। सर, सबकी अपनी-अपनी ताकत होती है, अपनी-अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो एक बार में पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि 10 बार में उसको समझ में आता है, जैसे कि मैं। मुझे ऐसा है कि एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, जब तक उसको मैं रिपीट मोड में बार-बार नहीं देखूँ। तो अगर मैं अपनी कंपैरिज़न इस बच्चे से करूँगी कि हम्म, इसने 6 महीना में ले लिया नौकरी, 1 साल में सफलता हासिल की, तो यहाँ पे गलत मैं हूँ, क्योंकि मेरा जो पावर है, मेरी जो कैपेबिलिटी है वो उनसे अलग है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि उसने 6 महीने में ले लिया तो मेरा भी हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अपनी पावर देखो कि मेरे अंदर क्या-क्या कमी है। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हों, तो उसको दूर करते-करते आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जो 6 महीने वाले, 1 साल वाले बच्चे होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, 100 यस, में 1%। यस, बाकी 99% बच्चे वही होते हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8-8 साल में सिलेक्शन लेते हैं। यस। तो कहते हैं ना दोस्तों कि असफलता एक ऐसी तिजोरी है जहाँ सफलता के सारे हथियार मिलते हैं, बस आपको ढूंढने की वो नज़र चाहिए। तो मैम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा कि आपने इस 8 साल की जर्नी में कौन कौन से रिसोर्सेज रेफ़र किए और क्या पढ़ाई के रिसोर्सेज थे आपके? सर, जैसे मैंने बोला कि मैं मल्टीपल वीडियोज़ देखती थी, मल्टीपल बुक्स पढ़ती थी। तो सर, मैंने मल्टीपल फेलियर देखे हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज़ किए हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं रिपीट करके चीज़ों को पढ़ा करती थी। तो बहुत सारे सोर्सेज़ मैंने यूज़ किए हैं सर, और सबसे पहला अगर सोर्स की बात करें तो मैंने टेक्स्ट बुक ही अपना मॉक टेस्ट परचेज़ किया था 2016 में। ओके। तो टेक्स्ट बुक, क्योंकि उस समय तक अढ़ाई 3 साल की मेरी प्रिपरेशन हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो मैंने 2016 में स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लिया था टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक मेरा पहला रिसोर्स था सर। कुछ रीज़न इसके पीछे टेक्स्ट बुक को पहली दफ़ा चुनने के क्योंकि बारे में? चीप एंड बेस्ट, ओके, क्योंकि उस समय सर एक ऑफ़र आया था कि आप शेयरिंग करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो 500-600 में मुझे मिल गए थे पूरे साल के लिए, ओके। तो बहुत अच्छा लगा। तो टेक्स्ट बुक पास ने अभी जैसा आपने कहा कि चीप एंड बेस्ट, तो इसमें बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको? बेस्ट ये लगी सर कि आपको कम अमाउंट में बहुत सारा सोर्स मिलता है। जैसे आपको अनलिमिटेड क्विज़ेज़ मिल जाते हैं, सेक्शनल मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो एक जो फाइनेंशियल कमज़ोर बैकग्राउंड का बच्चा भी है ना, वो इसको परचेज़ करके आराम से प्रैक्टिस कर सकता है।
ओके, तो मैम क्या आप थोड़ा सा ये बता सकती है कुछ पिछले 8 साल की जर्नी को रिकॉल करके कि आपने अभी तक टोटल कितने एग्जामिनेशंस दिए हैं, और इन हर एक एग्जामिनेशन का लर्निंग तो मैं नहीं कहूँगा, बट हर एक एग्जामिनेशन के बाद आपका लर्निंग क्या होता था, आपका थॉट प्रोसेस क्या होता था? सर अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो सर अनलिमिटेड एग्ज़ाम, मुझे भी नहीं पता मैंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, अनलिमिटेड दिए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और हर फेलियर के बाद यही मैं सोचती थी कि नहीं, फेल तो होके नहीं मुझे रुकना है, जीतना ही है। तो यही था कि फेलियर के बाद मुझे लगता था कि नहीं, आगे तो बढ़ना ही है, तो फेलियर से मैं सीखती थी और फिर वो जो कमी की थी उसको दूर करके फिर आगे अपना प्रोसेस करती थी। यस, मतलब बेसिकली जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता था, यही एक थॉट प्रोसेस था आपको कि नहीं, जो मैंने शुरुआत की थी उस शुरुआत का अंत ये तो नहीं हो सकता था, हाँ, मैं सिलेक्शन लेके ही हाँ। रुकेंगे। यस, तो यही डिटर्मिनेशन चाहिए होता है कि किसी भी इंसान को अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, जो भी सपना देखा है आपने, कोई भी सपना एक्स वाई जेड हो, उसको अगर पाना है तो बिना रुके, बिना थके और बिना बाकी लोगों को बातों में आए, आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। आप उसको 110% पालोगे, बस आप उसको कितनी शिद्दत से चाहते हो ये मैटर करता है। तो मैम के पास आते हैं वापस। मैम, इस पूरी जर्नी में कोई एक एग्जामिनेशन ऐसा था जिस एग्जामिनेशन से आपको कुछ ज़्यादा लगाव था, या फिर वो एग्जामिनेशन को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा था? हाँ सर, मेरा जो मैंने बताया कि सबको पता है कि मैं हमेशा कलर के लिए तैयारी करती थी, मैंने कभी पीओ का फॉर्म फिल नहीं किया। तो स्टेट बैंक क्लरिकल जो आया था वो मेरा 2020 का लास्ट एग्ज़ाम था। ओके। तो उसका प्रीलिम्स मैंने फ़ेब में दिया था और मेंस अक्टूबर-नवंबर में ऐसा था। तो पूरे साल मैंने 1 साल लगातार करंट अफ़ेयर्स पढ़ा, क्वांट पढ़ा, दिन-रात, मतलब मैं सर 15-15, 16-16 घंटे देती थी क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मुझे फ़ॉर्म फिल नहीं करने, ये मेरा लास्ट है। क्योंकि पीओ का मैंने सपना ही नहीं देखा था। ओके। तो उसके लिए सर वो मेरा एकदम होता है ना कि खून-पसीने की लड़ाई वो मेरी खून-पसीने की लड़ाई थी सर। ओके, जो आप जीत गए। हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैम, आपने इस फील्ड में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, मतलब आपने प्रिपरेशन में लगभग लगभग हर एक फेज़ देखा है, उस फेज़ से आप बाहर भी आए हो। तो अभी क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट उस फेज़ में कहीं ना कहीं अटके हैं। तो आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या बताना चाहोगे कि क्या माइंडसेट रखें, मतलब प्रॉब्लम से फाइट करते वक्त, या फिर कहीं वो फंसे हुए वहाँ से बाहर आते वक्त क्या उनका थॉट प्रोसेस रहना चाहिए? सर यही मैं कहना चाहूँगी कि करना आप ही को है ना? हम्म। दूसरे आपके कैपेबिलिटी को नहीं जानते हैं, दूसरे आपके स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं। तो आप अपने आप से पूछना हमेशा, जभी भी गिव अप करने का मन करे खुद से पूछना स्टार्ट क्यों किया? और क्या आपको गिव अप करना चाहिए? और लगातार अपनी कमियों पे काम करना चाहिए और इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो 2 लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि करना आप ही को है ना? तो जो कुछ भी है करना आप ही को है। और अगर कभी इस फेज़ में फंस जाते हो कि नहीं अब बस हो गया, तो बस जैसा मैम ने कहा, एक बात, एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना कि इस सब की शुरुआत मैंने की क्यों थी, है ना? तो वहाँ से आगे बढ़ने का मोटिवेशन आपको अपने आप मिलता रहेगा और आप उसके लिए एफर्ट्स भी करेंगे। तो मैम, आपने जैसा कहा कि 8 साल का ये मेहनत आपने किया और 8 साल के बाद फाइनली आपको सक्सेस मिल गया। तो मैं अभी जस्ट आपसे एक फॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अभी कौन सी बैंक में और किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं? सर मैं ग्रामीण बैंक में पीओ के तौर पे कार्यरत हूँ। मतलब ये कैसे हुआ? अभी कुछ समय पहले ही आप बोल रही थी कि मैंने पीओ का कभी सपना ही नहीं देखा था, और आज आप एक बैंक में पीओ की पोजीशन पे काम कर रहे हो। सर एक्चुअली में हुआ ऐसा कि मैंने जब एसबीआई मेंस दिया तो मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव में आया। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे थी, मेंस दे रही थी, तो मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे मास्क पहना हुआ था, मास्क उठाया, वहाँ पे मैं सबके सामने 100 बच्चे बैठे हैं, सबके सामने मैं एकदम फूट-फूट के रो रही थी, चेयर पे बैठ के। ये आपका आखिरी हाँ, एग्जाम था? आखिरी। आखिरी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हाँ, जो? हाँ। यहाँ तक कि मुझको उठाकर बाहर निकाला गया है। इतना मैं, मतलब होता है ना कि हाँ, कोई इंसान होप, मतलब इतना मेहनत करे और होप खो दे, तो वो वाला मेरा सिचुएशन हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है? तो फिर मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल की स्टार्ट की कि मैं अपनी फेलियर यहाँ पे शेयर करूँगी, बताऊँगी बच्चों को कि हाँ, क्या-क्या मैंने गलती की जिसके कारण मेरी फेलियर हुई। उसी दौरान ये हुआ कि पीओ की वैकेंसी आई, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ। और मेरा एक फ्रेंड जिसने मेरा फॉर्म फिल कर दिया,
तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा पीओ का फॉर्म फिल हो चुका है। जब डेट्स आई तो मुझे पता चला कि डेट आ गई है। क्या बात कर रहे हो, मतलब एग्जाम के डेट आने तक आपको मालूम नहीं था? मालूम नहीं था ओके। कि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। तो मेरा फॉर्म फिल हो चुका था, फिर डेट आ गई। तो मैंने सोचा कि ये तो मैंने इतनी मेहनत की, जिसके पीछे पूरा जान लगाया, वो तो क्लियर हुआ नहीं। अब ये तो मतलब ये तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है, जाते हैं और सेंटर तक जाते हैं, एक मेरा वीडियो बन जाएगा। यही सोच के साथ मैं चली गई। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, दोनों प्रीलिम्स क्लियर हुआ साथ ही साथ। इसके बाद जब मेंस का डेट आया तो मैंने फिर यही सोचा कि जब कलर का मेंस नहीं निकला तो पीओ तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो वीडियो एक बना लेते हैं, सेंटर तक जाएँगे, मेरा वीडियो बन जाएगा, बच्चों से बात कर लेंगे, है ना? तो यही सोच के साथ मैंने पढ़ाई की थी मेंस के लिए, लेकिन मुझे था कि मेरा होगा नहीं क्लियर। तो फिर मैं मेंस में गई, दोनों मेरा मेंस क्लियर हो गया। यहाँ तक कि डिस्क्रिप्टिव से मुझे डर लगता था कि मैंने कभी भी लेटर नहीं लिखा है, एस्से नहीं लिखा। फर्स्ट टाइम मैंने लेटर ऐसे लिखा आईबीपीएस पीओ में, और दोनों में मेरे अच्छे स्कोर आए। मैंने डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर किया, है ना सर? ओके। तो मेरा मेन पर्पस यही हमेशा होता था कि प्रीलिम तो क्लियर हो गया, मेंस मेरे बस की बात नहीं है। फिर ऐसा हुआ कि मेरा मेंस भी क्लियर हो गया, फिर मेरा डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो गया। और ये क्लियर इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने जो पीछे मेहनत की थी ना, वो मेरी मेहनत काम आ गई। क्योंकि हमेशा मैं एग्ज़ाम ये सोच के देती थी कि ये मेरे को चाहिए छीनने के लिए। लेकिन ये एग्ज़ाम मैंने ये दिया कि मेरा तो होगा नहीं। तो होता है ना, टेंशन फ्री इंसान हो टेंशन फ्री। जाता है कि अब छोड़ो, है ना? तो बिना टेंशन के मैंने रिलैक्स होके एग्ज़ाम दिया, तो मेरा दोनों मेंस क्लियर हो गया। और जब तक मैंने अपना रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब स्ट्रॉन्ग कर ही लिया था, जो 8 साल का मेरा लगा था मेहनत, तो वो मेहनत मेरी काम आ गई। इसके बाद जब दोनों मेंस का हुआ, तो फिर इंटरव्यू का कॉल आया दोनों का। फिर मैंने सोचा कि मैं तो कभी किसी से इंटरेक्शन की नहीं, अब 5 पैनल होगा, है ना? और मेरा क्या है सर कि मैं गाँव से हूँ, तो मेरी हिंदी में भोजपुरी मिक्स हो जाती है। तो मैं सोचती थी कि मैं सबसे नीचे हूँ, वहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड बच्चे आएँगे, मेरा तो होगा नहीं, मुझे तो निकाल देंगे, बोलने उतना अच्छा आता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, क्या करते हैं, आखिर ऐसे भी फेल हैं, फिर से एक एक वीडियो बना एक क्या से था? वीडियो एक वीडियो बन जाएगी। सच में मेरा यही थिंकिंग था। फिर मैं इंटरव्यू तक गई, उन्होंने मुझसे मात्र 4 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ। क्या? जो भी उन्होंने पूछा, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैंने सेम वैसे ही आंसर दिया, और मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे 75 अप्रॉक्स आए क्या हैं, जो बात! कि मतलब एक बहुत ही यस, बड़ी बात बहुत है। काबिले तारीफ हाँ, नंबर है। तो वहाँ पे मतलब ये वीडियो बनाने के चक्कर में कि मैं अपने वीडियो के द्वारा मतलब सबको दिखाऊँगी कैसे इंटरव्यू होता है, ऐसे मेंस में जाते हैं, ऐसे प्रीलिम्स में जाते हैं, और यही करते-करते मेरी सिलेक्शन हो गई सर फाइनली। तो कभी आपको ऐसा लगा कि शायद कुछ टाइम पहले यूट्यूब चैनल खोल लेती, एक वीडियो बनाने के चक्कर में पहले एग्ज़ाम देने जाती तो क्लियर हो नहीं जाता? सर, उसके पहले तो मेरा बस ये था कि मुझे तैयारी करनी है। ओके। ओके, तो फिर आपका सिलेक्शन हुआ और एसबीआई का जब आपका आखिरी अटेम्प्ट था, उसी टाइम पे आपने यूट्यूब चैनल बनाया। तो उसके पीछे का आपका थॉट प्रोसेस आपने बता दिया कि जो गलती आपसे हुई, हाँ। वो बाकी स्टूडेंट्स ना करें। हुँ। ठीक है, तो फिर उसके आगे का आपका सफ़र कैसा रहा यूट्यूब पे? बहुत अच्छा रहा सर। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आने वाला था, तो सुबह से ही बहुत सारे कमेंट आने स्टार्ट हो गए। 8 बजे सुबह से ही हज़ारों की संख्या में सर कमेंट आए थे कि विलेज गर्ल सोनी का सिलेक्शन होगा, तुम डरो नहीं, डरो नहीं। 2 बजे करीब मेरा आया था रिज़ल्ट, तो मुझे यकीन नहीं था कि मेरा रिज़ल्ट आएगा भी। तो फिर जब 4 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ, तो सबने मुझे ये बोला कि अरे तुमको तो देख के भगा दिया होगा सब, 4 मिनट का कहीं इंटरव्यू हुआ। सच में ऐसा हुआ था कि 4 मिनट का कोई इंटरव्यू होगा, तुमको बोलने नहीं आता है, तुम्हारा स्कोर नहीं आएगा। तो मुझे भी लगा कि 40-50 नंबर आएँगे। तो जब रिज़ल्ट का दिन आया, तो मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, तो मैंने सही ढंग से देखा नहीं। मुझे लगा कि मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी रोने लगी। फिर मम्मी पापा को बताई, तो पापा को भी ये लगा कि अरे लड़की इतना एज की हो गई है, शादी में दिक्कत होगा, नौकरी नहीं है, तो पापा भी मेरे उदास बैठ गए। सब लोग एक रूम में बैठ गए उदास हो कि फिर से ये फेल ही हो गई, है ना? तब तक एक फ्रेंड का कॉल आया कि सोनी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, है ना? ओके। तो मैंने बोला हैं सिलेक्शन हो गया? तो फिर मैंने दोबारा से वो चेक किया, वही वाला रिएक्शन मेरा था कि मैंने देखा कि मैं फेल हो गई, और किसी का कॉल आया तो मुझे पता चला कि मैं तो क्लियर कर ली। तो वही मैं रोते हुए गई थी और सबको बताया कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो हो गया। गया।
जो मेहनत की थी वो सफल सफल हो हो गई। गई। तो यहाँ से एक चीज आप लोगों ने नोटिस की, अभी थोड़ी देर पहले जो जब अब मैम अपना स्ट्रगल स्टोरी शेयर कर रही थी, तो मैम आपके अपोजिशन में बोलने वाले कितने गिने चुने लोग रहे होंगे, है ना? पर जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको ब्लेस करने वाले और आपके सपोर्ट में बोलने वालों का काउंट बहुत ज़्यादा हो गया होगा, स्पेशली इस यूट्यूब चैनल से, हम्म। है ना? तो फिर उस स्टेज से मतलब सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? मतलब ये होता है ना कि आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हो, 8 साल से आप वही चीज़ किए जा रहे हो और आपने अभी तक रिजल्ट दिया नहीं है। तो एक लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया होता है और उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो गए हो, आपने वो रिजल्ट ला दिया है, तब लोगों का आपकी तरफ देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो क्या आपने इसमें कुछ डिफरेंसेस महसूस किए? हाँ जी सर, डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी जैसे मैं जहाँ जिस गाँव से आती हूँ, वहाँ पे आस-पास में किसी भी लड़की ने सिलेक्शन नहीं लिया है। मैंने पहली बार सिलेक्शन लिया और काफ़ी एज लगा, काफ़ी समय लगा। तो मैं गाँव जाती हूँ तो लोग मिसाल देते हैं कि देखो इसने इतना हिम्मत दिखाई, इसके अंदर इतनी काबिलियत है, हिम्मत नहीं हारती है, जज़्बा है। तो अपने मतलब बच्चों से बोलते हैं कि देखो ये कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वो भी सब आस-पास के लोग को मोटिवेशन मिलता है कि ये अपने दम पे इतना आगे जा रही है। और सर लाइफ़ चेंजिंग की बात करें तो बहुत सारी चेंज हुई। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। ओके। मैं अभी कुछ भी मतलब यस। अपने मन के अनुसार कर सकती हूँ। यस। पहले ऐसा था कि 20 रुपए भी लेने हैं तो पापा से पापा 20 रुपए दे दो, ऑटो भाड़ा दे दो। अब ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबल हूँ। फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ। फैमिली में भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो वहाँ पे सपोर्ट कर सकती हूँ। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात कि टेक्स्ट बुक टीम ने मुझे कॉल किया, मुझे मुंबई आने का मौका मिला। वो मेरी सफलता के बाद ही मौका मिला क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि असफल लोगों को कोई नहीं पूछता है। जब आप यस। सफल हो जाओगे तो भी आपकी रिकॉग्निशन होगी, लोग यस। आपको पहचानेंगे, लोग आपको बुलाएँगे। तो यही है चेंजिंग। तो जो भी चेंजेस हुए सिलेक्शन के बाद, उसमें से सबसे फेवरेट चेंज आपका कौन सा रहा सब सर फेवरेट ही हैं मेरे। हर है? मोमेंट सर मेरे लिए फेवरेट ही हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है। ओके। कि मैंने ऐसा हुआ है सर कि अभी मेरे को 14-15 महीने हो गए जॉइनिंग किए हुए और आज भी मुझे लगता है कि मेरी आज ही जॉइनिंग हुई है। हर दिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आज जॉइन किया है, मैं उतनी ही खुश रहती हूँ, मैं उतनी ही पॉजिटिव रहती हूँ और मेरी लाइफ में जो भी आता है हर दिन उसको मैं फुल एन्जॉय करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा-सा क्या है ना कि बैंक के अंदर क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब चलो सिलेक्शन तो लेना है, बट सिलेक्शन लेने के बाद आगे काम क्या होता है, कैसे होता है? तो आपका दिन मतलब जब आप पंच करते हो, तो वहाँ से लेकर जब आप बैंक से, ऑफ़िस से, ब्रांच से बाहर निकलते हो, तब तक आपका पूरा दिन कैसा रहता है? सर जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलती हूँ तो जैसे मेरी पोस्टिंग ग्रामीण बैंक में है तो ग्रामीण बैंक में अगर आप ऑफिसर के पद पे कार्यरत हो और ग्रामीण इलाके में हो तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलोगे मैडम 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 मतलब पूरे रास्ते मैडम मैडम बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है और सर काम जो है बैंक का, तो बैंक का जो काम है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। लेकिन यही है सर कि कोई भी काम अगर आप एन्जॉय करके करोगे ना, जैसे आपने बोला सर अभी हुँ। कि कोई भी काम आप एन्जॉय करके करोगे तो मज़ा आता है और बैंक की नौकरी मेरे लिए बस एक नौकरी नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो इसको मैं एक अपने मंदिर की तरह समझती हूँ कि भाई मुझे रोज़ जाना है यहाँ पे, इसको रिस्पेक्ट करनी है। जो चेयर मुझे मिली है वो चेयर बड़ी मतलब बहुत किस्मत से मिली है सर, क्योंकि आप देखेंगे सर कि अभी लाखों बच्चे यस। किसी न किसी कोने पे जब हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो लाखों बच्चे कहीं न कहीं बैठ के अभी डीमोटिवेटेड होंगे। कहीं न कहीं किसी कोने में बैठ के रो रहे होंगे। कहीं न कहीं वो छुप रहे होंगे किसी से कि अगर मैं कमरे से बाहर जाऊँगा तो लोग मुझे कुछ बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे, उनको फेलियर से डर लगेगा। तो आज मैं जिस पोज़ीशन में हूँ सर वो एक लक की बात है, एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि आपको एक नौकरी मिलती है, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मतलब मैं पूरी ज़िंदगी इसको एन्जॉय करूँगी और मैं बहुत ही शिद्दत से काम करूँगी, बहुत ही ईमानदारी से काम करूँगी। ओके, बहुत बढ़िया। मैम आपने एक छोटी-सी चीज़ कही कि आपकी किस्मत की बात है, पर मैं सबको एक बात बताना चाहूँगा कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, है ना? तो ये जो आपने पूरी 8 साल की जर्नी में मेहनत की है ना, तो वो किस्मत ने उस मेहनत की इज़्ज़त की है हुँ। और आपको अभी जो आप एन्जॉय कर रहे हो, आप इस पोज़ीशन पर हो।
तो मैम बैंक में काम करते वक्त आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब कोई ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि कोई केस आ गया, कोई आदमी एकदम जोश-जोश में आ गया, मैम ये नहीं हो रहा है, आपने मेरे साथ ये किया, आपकी ब्रांच में ये नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे अतरंगी केसेस या फिर कुछ इंटरेस्टिंग केसेस आपके साथ कभी हुए बैंक में? हाँ सर, होता है, ऐसा है ना कि जैसे मैं जहाँ पे पोस्टिंग हूँ, तो वहाँ पे हर दूसरी औरत मतलब जो आती हैं जमा निकासी करने, डिपॉज़िट करने, पैसा निकालने, तो वो मुझे देखकर बस यही क्वेश्चन पूछती हैं कि आपकी शादी हो गई है? तोहर शादी हो गइल बा? तो ये उनका क्वेश्चन हमेशा रहता है कि शादी मेरी हुई है कि नहीं हुई है? तो ये मुझे बड़ा फ़नी लगता है। तो मैं बोलती हूँ कि तहरा निके का काम बा हमरा शादी से? भोजपुरी में मैं मोस्टली बात करती हूँ अपने ब्रांच में, क्योंकि वहाँ पे जो है तो भोजपुरी में ही लोग बातें करते हैं, तो मैं भी कोशिश करती हूँ भोजपुरी में बातें करने। तो वो पूछती है तार शादी हो गइल बा? मैं बोलती ना नइखे भइल, कराए के बा? ओके। तो मैम अभी तक आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, चाहे वो आपके प्रिपरेशन को लेकर हो या फिर चाहे आप जो स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं उसको लेकर हो, तो इससे मुझे एक छोटी सी कहानी ये याद आ रही है थॉमस एडिसन सर की। जब उनका हज़ारवाँ एक्सपेरिमेंट, बल्ब बनाने का हज़ारवाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपने पहले ये सारे एक्सपेरिमेंट जो आपके फेल हुए उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि मैंने ये जो सारे पहले एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन सब में मैंने ये जाना कि क्या नहीं करना चाहिए, हुँ। है ना? तो वैसे ही आपके जो इतने सारे अटेम्प्ट्स थे, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स ने ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, वो कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, उसको करना ही नहीं चाहिए? सर जैसे मैंने जब तैयारी की तो मैं मीनिंगलेस तैयारी करती थी। जैसे मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है। किसी ने मुझे बताया नहीं कि ये बुक पढ़ोगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी, ये मॉक टेस्ट परचेज़ करो, यहाँ से पढ़ो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कैसे स्टार्ट करना होता है नहीं पता होता है। कोई भी बुक उठा लिया पढ़ने लगे, कोई भी मॉक टेस्ट लगाने लगे, कोई भी क्विज़ेज़ लगाने होने लगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अभी जैसे हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। अभी 1 मंथ तैयारी किया और फिर मॉक टेस्ट लगाने लगे, क्विज़ेज़ लगाने लगे। फिर उसमें स्कोर तो कम आएँगे, फिर बच्चे बोलेंगे कि दीदी 20 ही नंबर आ रहे हैं, 25 ही नंबर आ रहे हैं। मेरे चैनल पे ऐसा बहुत बार कमेंट आता है कि दीदी मैंने 3 महीने से तैयारी की, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश अभी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ये सोचोगे कि अभी आपने तैयारी की और अभी आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तुरंत आपके स्कोर अच्छे आने लगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कम केसेज़ में होते हैं, है ना? तो एक चीज़ मान के चलना है हमें कि हमें समय लगेगा, तो समय को समय देना है, घबराना नहीं है। दूसरी बात कि र्यूमर्स में नहीं पड़ना है कि कुछ भी अफ़वाह आ रहा है कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ देखने चले गए। अभी पढ़ाई करने का समय है, तो पढ़ाई छोड़कर पहले कट ऑफ देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने तैयारी पे ध्यान दीजिए ना, कट ऑफ कुछ भी जाए, आपको ये सोचना है कि कट ऑफ कुछ भी जाए, मुझे उस लेवल की तैयारी करनी है कि मैं कट ऑफ को ओवरकम कर दूँ, पास कर दूँ, है ना? क्योंकि कट ऑफ तो आपके हाथ में नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, वैकेंसीज़ पे ध्यान नहीं देनी है। मेरा जब सिलेक्शन हुआ है, बहुत कम वैकेंसी में हुआ है, ऐसा नहीं है कि हज़ार हज़ार की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होता है, अगर आपकी 100 भी वैकेंसी आएगी तो भी सिलेक्शन होगा, 50 भी वैकेंसी आएगी तो भी सिलेक्शन होगा। तो रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है। कुछ भी कहीं से किसी ने भी कुछ भी सजेस्ट कर दिया, 50 चैनल पे नहीं जाना है कि इसने ये चैनल बोल दिया था, अब उस पे चले गए, फिर किसी ने कुछ चैनल नहीं, किसी एक को फ़ॉलो करना है, किसी एक पे स्टिक रहना है ना? तो ऐसा करना है। तो जैसा अभी आपने थोड़ी देर आपने शेयर किया कि मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर सही से बताने वाला आपको आपके पास गाइडेंस होता, तो ये जो समय आपको लगा ये शायद थोड़ा और कम हो सकता था? बिल्कुल सर, जैसे कि आपको कहीं जाना है, ठीक है? जैसे मुझे बिहार से मुंबई आना था, तो मुझे क्या हुआ, टिकट मिला, मैं प्लेन में बैठी, सीधे मुंबई आ गई। अब मुझे रास्ता नहीं पता होता कि कैसे रास्ते कौन से रास्ते से जाना है, तो 10 रास्ते हैं, तो मुंबई जाने के लिए मैं ये भी रास्ता ट्राई करती, नहीं पहुँचती, फिर दूसरा रास्ता ट्राई करती, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब हो सकता था पहले रास्ता में ही मिल जाता। तो दसों रास्ता ट्राई करने के बाद तब तो मैं मुंबई पहुँचती। तो वही होता है कि अगर आपको कोई बताने वाला होता है, आपको डायरेक्शन मिलता है, तो आप हो सकता है जल्दी पहुँच जाओ, वरना आपको हर रास्ते से गुज़र के ही तो मेन रास्ता मिलेगा ना। तो वही है कि अगर आपको कोई बताने वाला होता है, तो सच में रास्ते ईज़ी हो जाते हैं। ये तो अपने रीज़निंग की बात हो गई, पज़ल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई, हाँ, अगर सीधा हमें हाँ, पहले सही पॉसिबिलिटी मिल जाती है, फट से सॉल्यूशन है। हाँ।
ओके तो जो भी स्टूडेंट्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस यही है सर कि जब मैं तैयारी करती थी तो जिनका सिलेक्शन हो गया तो मैं उनसे बात करती थी तो वो बोलते थे कि लगी रहोगी तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मेरे मन में ये आता था कि खुद का तो सिलेक्शन हो गया तो फेंकोगे ही, है ना? हम सोचते हैं ना कि सिलेक्शन जिसका हो गया तो वो यस। तो लंबी-लंबी फेंकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सच में ऐसा होता है कि अगर आप लगातार मेहनत करोगे, सही दिशा में काम करोगे, अपनी कमियों पे काम करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होता है, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए। तो मैं स्टूडेंट को यही कहूँगी कि कभी भी दूसरे के ऊपर दूसरा जो भी बोले उस पे ध्यान नहीं देना है। अपने लक्ष्य पे फ़ोकस रहना है, लगातार मेहनत करनी है। फ़ेल हो गए, ऐसा नहीं होगा कि बिना फ़ेल हुए एक बार में एग्ज़ाम निकल गया, फ़ेल तो होना ही है। ये मान के चलना है कि फ़ेल होना है, 10 होना है, 20 होना है, 30 होना है, 40 होना है, 50 होना है। लेकिन हमको जब तक सफलता नहीं मिल जाती, तो हमको फेलियर से सीखते रहना है और सीखते-सीखते थोड़ा कलेक्ट करते हमें सफल ज़रूर होना है। कि बहुत बढ़िया। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप जिन्होंने भी ये सेशन देखा है उन लोगों को भी बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें मिली होंगी। शायद कहीं न कहीं आज ये बात सुनकर जो लोग गिव अप करने वाले थे वो भी शायद दोबारा खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके अपने सफ़र की तरफ फिर से चल पड़ेंगे। थैंक यू सो मच मैम, यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बस आखिरी में मैं यही बात कहना चाहूँगा, टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसला तो बस ये बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। अंधेरों में भी ढूंढ ही लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम।